नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी संसद के मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेगा। विधायी कार्यों में मानसून सत्र से पहले 6 ऐसे अध्यादेश शामिल हैं जिन्हें संसद से पास कराने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार 3 तलाक, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, बलात्कार के दोषियों को सख्त दंड के प्रावधान वाले जनहित के ऐसे विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। साथ ही राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव भी बड़ा मुद्दा होगा। वहीं विपक्षी दलों की कोशिश जम्मू कश्मीर, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी और दलित उत्पीड़न जैसे मसलों पर सरकार को घेरने की हो सकती है। संसद का बजट सत्र विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के अवरोध के चलते बाधित रहा था और इसकी वजह से कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाए थे और इसीलिए अब नजरें मानसून सत्र पर हैं, जहां पर सरकार और विपक्ष दोनों के लिए ये सत्र बेहद अहम हो सकता है। समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है विजय जी। पीएल पुनिया हमारे साथ हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आप आते हैं। पुनिया जी स्वागत है बहुत बहुत। रामविचार नेताम जी हैं, राज्यसभा सांसद, आप बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में नेताम साहब आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सत्र से पहले जिस तरीके का एजेंडा दिख रहा है और विधेयकों की एक लंबी फहरिस्त है और बैकलॉग भी मैं कहूँ, क्योंकि बजट सत्र में काफ़ी उम्मीदें थी लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाई। क्या बड़े ऐसे मुद्दे हैं, एजेंडा है जिनको लेकर सरकार इस बार आगे आने वाली है सत्र में, और वो एजेंडे का हिस्सा जहां पर विपक्ष से बातचीत हो रही है या उम्मीद है मदद की? देखिए, हम सबको मालूम है कि पिछले सत्र का अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन उससे हम सबक लेते हुए इस सत्र में निश्चित तौर पे हम ऐसी अपेक्षा करते हैं अपोजिशन से कि सरकार को जो देश के हित में जो निर्णय लेने हैं, बहुत सारे बिल पेंडिंग हैं, उन बिलों को पास कराने में पूरा सहयोग करे और जिससे कि देश में जो ज़रूरतमंद हैं उन तक जो है सरकार की योजना का लाभ जो है मिल सके। ऐसे बहुत सारे पिछली बार भी बिल जो है राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन अपोजिशन का लगातार पूरे सत्र भर जो व्यवधान डालने का जो क्रम चला, उसके वजह से हमारा पूरे बिल जो है पेंडिंग रह गया। ऐसे बिल ओबीसी बिल है, महिला से संबंधित है, किसानों के कल्याण के हित में है, बहुत सारे, या ट्रिपल तलाक की बात हो, ये सभी महत्वपूर्ण जो बिल हैं करप्शन के मामले में हैं। करप्शन को कैसे हम उसे बाधित करें, रोक सकें, उसको कठोर से कठोर सज़ा कैसे दिलाया जा सके, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल थे जिस पे जो है चर्चा नहीं होने की वजह से वो बिल हमारा पास नहीं हो पाया और व्यवधान के कारण जो है सत्र जो है समापन हो गया। तो इस बार उम्मीद कैसे हो रही है? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से विपक्षी दलों ने आरोप लगाया नेताम साहब की सरकार हमें एडजस्ट नहीं कर रही है या फिर सिर्फ लेना जानती है, हमें कुछ देने को तैयार नहीं, यानी कि बीच के रास्ते पर चलने की बजाय एक दूसरी तरफ सरकार जा रही थी, ऐसे आरोप विपक्ष के थे। बदलेगी कैसे तस्वीर पिछले सत्र से इस बार? नहीं, आरोप तो वो बेबुनियाद हैं, इसमें कोई दम नहीं है। इस तरह के आरोप तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश ने देखा है। पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से व्यवधान डाला गया है, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, ओबीसी बिल की बात हो, चाहे अन्य जितने भी महत्वपूर्ण बिल हैं जो प्रस्तुत हुए, आखिर वो बिल आज प्रस्तुत होने के बाद जो है पास हुए होते तो किसको लाभ हुआ होता? उन ज़रूरतमंद लोगों तक जो है उसका लाभ मिला होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश की जो आज नब्ज है, देश की जो सोच है कि पार्लियामेंट चलना चाहिए, तो चलाने में विपक्ष जो है निश्चित तौर पे इस बार मदद करेगी, क्योंकि हमारे लिए खास करके लोकसभा के लिए अब कार्यकाल भी बहुत कम बचा है। आप कह रहे मदद करेगा, मैं पूछ लेता हूँ पुनिया साहब से। पुनिया जी, पिछली बार को लेकर आरोप लगातार लगते रहे और खुद नेताम साहब कह रहे हैं कि आपने सहयोग नहीं किया। इस सत्र में सहयोग
शर्तों के साथ होगा, किन मुद्दों पर होगा, कुछ खुलासा कर पाएंगे? देखिए, रामविचार नेताम जी तो लोकसभा के सदस्य हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं जब विभिन्न मुद्दों के ऊपर नोटिस दिए गए तो ये कहे कि इन नियम में नहीं दूसरे नियम के अंतर्गत इसमें चर्चा हो जाए। जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी तो व्यवधान उत्पन्न करने वाले भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल वो वेल में आके और व्यवधान पैदा कर रहे थे। तो हम चाहते थे कि बिलों पे बहस हो, पास हो, जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा हो। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से वो जवाबदेही से बचती रही और व्यवधान पैदा करते हुए ये बहाना बना के कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। तो इस बार ना हो, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं का आरक्षण का मुद्दा है, महिलाओं पर उत्पीड़न के मुद्दे हैं, महिलाओं को अधिकार देने की बात है, उसकी बात है, जो युवाओं को रोज़गार की बात है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जो दाम बढ़े हैं उसका वो बड़ा मुद्दा है। और राज्य सरकारों की तरफ से भी, जैसे आंध्र प्रदेश का स्टेटस है, जो 15th फाइनेंस कमीशन, उसकी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, बहुत सी राज्य ऐसे हैं जिनको लाभ होगा, कुछ राज्य ऐसे हैं जो समझते हैं जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वो हमारे खिलाफ जाएंगे। तो वो मुद्दे हैं, ये सब पूरे पार्लियामेंट के सामने रखे जाएंगे। सरकार आगे बढ़ के विपक्ष के सभी दलों से बात करके, चर्चा करके, उन मुद्दों पे भी चर्चा हो जाए और उसके बाद बिलों पे भी बात हो। हम चाहते हैं कि बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, संवैधानिक दर्जा देने का वो बिल पास हो। उसमें जो सजेशन दिए गए थे कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा की जाए, हितों की रक्षा की जाए, वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो। क्योंकि पिछली बार भी केवल ये कहा गया था कि जितने भी पदाधिकारी हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं, वो सब पिछड़ा वर्ग से संबंधित हों। लेकिन आपने उसका प्रयास नहीं किया। एक राय अपोजिशन के साथ बैठ के वो नहीं की, वरना पिछली बार ही पास जब पेश हुआ तभी पास हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये आपके फ्लोर मैनेजमेंट की भी है, आपके मन की इच्छा की बात है। लेकिन और हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो महिला आरक्षण का बिल पास होना चाहिए, जिस तरीके से पंचायतों में, जिस तरह से स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व उनको दिया गया है, उसी तरह से पार्लियामेंट और असेंबली में प्रतिनिधित्व मिले। ये हमारी तरफ से एजेंडा में नंबर 1 होगा और सरकार अगर उसमें आगे बढ़ के होगा तो स्मूथ चलेगा। जिस तरीके से कह रहे हैं पुनिया साहब, विजय जी, यानी कि अब लगता है कि जो पत्र लिखा गया है कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से महिला रिजर्वेशन को लेकर, और पुनिया साहब ने साफ कर दिया नंबर 1 एजेंडे पर वो है, तो फिर इस सत्र में एजेंडा विपक्ष का यही रहने वाला है। और जो नेताम साहब उम्मीद लगाए बैठे हैं, ऐसा लगता है कि ये फिर बेईमानी दिखेगी। जैसे पुनिया साहब ने कहा उससे साफ है, और कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्र से पहले प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है महिलाओं को आरक्षण को लेकर, और कहा है कि 32 लाख महिलाओं ने उस पर दस्तखत किए हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस उसको बड़ा एजेंडा बनाएगी। मैं समझ रहा था कि मानसून सत्र में थोड़ा सा माहौल सुधरेगा। यदि आप पिछले समय का कुछ कामकाज देखें संसद का, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब भी सेशन होता है उसके बाद कोई ना कोई विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं, तो वो पूरा सेशन हाउस के अंदर नहीं चल रहा होता। वहाँ जो नेताम साहब बोल रहे होते हैं, पुनिया साहब बोल रहे होते हैं, और सब बोल रहे होते हैं, वो यदि कर्नाटक में इलेक्शन है तो उनकी नज़र मैसूर पर रहती है, बेंगलोर पर रहती है, हुबली पर रहती है, कभी उत्तर प्रदेश पर रहती है, बरेली में रहेगी, लखनऊ में रहेगी, सहारनपुर में रहेगी। इस सेशन के बाद तुरंत बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं हो रहे। अब चुनाव होंगे दिसंबर में, नवंबर में, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम के चुनाव होंगे, तब तक विंटर सेशन आ जाएगा। तो जाहिर है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं सब, उनकी नज़र संसद के अंदर ही रहेगी। दूसरी बात, अभी अच्छी बारिश हुई है तो जो पॉलिटिकल गर्मी है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन जो एजेंडा जिस तरह से बन रहा है, बार बार कोशिश की जाती है। हालांकि हमारे जो संसदीय कार्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इस बार विपक्ष के साथ लेकर चले और उस पर काम किया जाए। बेहतर होगा कि अब सरकार का, जैसे नेताम साहब ने भी कहा कि लोकसभा के लिए अब समय बहुत कम बचा है। ये सेशन है, इसके बाद 2 सेशन बचे हैं। बजट सेशन तो वैसे भी
उस तरह से नहीं चल पाएगा क्योंकि चुनाव होने वाले होंगे, तो विंटर सेशन बचा और ये मानसून सेशन है। इसमें महत्वपूर्ण है ओबीसी वाला जो बिल है, मैं समझता हूँ पिछड़ा आयोग का बिल को यदि पास करवा लिया जाए तो एक महत्वपूर्ण काम होगा और जो महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं उस पर भी काम हो जाए। लेकिन पूनिया साहब के साथ नेताम साहब की मुस्कुराहट जैसी यहाँ बनी है, हाउस में बनी रहे तो हो सकता है। नेताम साहब, क्योंकि देखिए ये तो साफ है कि सदन में आपका जो एजेंडा है वो पूरा होना चाहिए, यानी कि बिल के लिहाज से और आम जन में जो जनहित के मुद्दे हैं उनको कानून के तौर पर बनाने को लेकर। लेकिन उस पर विपक्ष अगर कुछ चाहता है, अकोमोडेट करना चाहता है, जैसे पूनिया साहब कह रहे हैं कि ओबीसी वाले बिल पर उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, तो क्या इतनी गुंजाइश है? या फिर महिला मोर्चे पर अगर कांग्रेस विपक्षी दल मोर्चा खोलते हैं रिजर्वेशन को लेकर, तो उससे कैसे आप पार पाएंगे या उसके साथ खड़े होने को तैयार नजर आते हैं? देखिए, सरकार कभी भी पीछे नहीं हटी है। जब भी सुझाव आए हैं, जब भी चर्चा की बात हुई है, आगे बढ़कर के चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। और उसमें किन किन बिंदुओं पे उन्हें आपत्ति है उस पर भी चर्चा होती रही है। लेकिन आप बिल का ढांचा ही अगर बदलने की बात करेंगे, जिस सोच को लेकर के बनाया गया है, अगर वही मूल भाव ही अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ओबीसी में क्या हुआ? ओबीसी में करीब करीब यही स्थिति बन रही थी, इस वर्ग के लोग को लें, उसको लें। ओबीसी के लिए अभी तक का मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया हमारी सरकार ने, और जिसे सभी मिलकर के हमें समर्थन दे करके इस बिल को पास करना चाहिए था। लेकिन संसदीय जो मर्यादा है उसमें कहा जाता है कि कंसल्टेशन यानी सहमति और बातचीत, उसके बाद आगे बढ़ने या संवाद। क्या ऐसा लगता है कि पिछले सत्र में जैसा कि हमने देखा था कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संवाद नहीं हो पा रहा है, हमसे कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा है और सरकार जो चाहती है वो एजेंडा लेके आ जाती है, फिर हम कैसे सहमत हों? नहीं, इस तरह की कभी स्थिति निर्मित नहीं हुई है, बल्कि अपोजिशन की ओर से ही कुछ ऐसे कहना चाहिए कि अमर्यादित ढंग से व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से भी दूरियां जो है बनी। हम समझते हैं कि आने वाला जो हमारा सत्र है ये अच्छा चलेगा। सबकी उम्मीदों, देश की भी उम्मीद है, देश की जनता जो है देख रही है कि इस बार पार्लियामेंट अच्छा चले, अच्छे निर्णय हों। सरकार जो करना चाहती है, जो अच्छे काम है, उसमें सबको समर्थन दे करके करना चाहिए। विपक्ष इसमें मदद करे, हम तो अपील करते हैं, क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत मुद्दे के आधार पे हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारी कहीं ना कहीं जवाबदेही है, जनता के प्रति है, देश के प्रति है। और मैं समझता हूँ कि जो देश की जो आज आम जनों में एक तरफ से जो अपेक्षा है, उम्मीद है सरकार से, विपक्ष से, उस पर निश्चित तौर पे इस बार सदन चले और सदन चलते हुए अच्छे निर्णय हों, ये उम्मीद तो हर कोई करता है। अविजय जी, क्योंकि करीब 14 तो ऐसे बिल हैं जो सरकार के एजेंडे में प्रमुख है, जनहित के लिहाज से अहम है, कुछ पुराना बैकलॉग भी है। सरकार के नज़रिए से अगर मैं समझने की कोशिश करूं, किस तरह के कदमों की जरूरत है? क्योंकि ये सत्र और उसके बाद सीधे विंटर सेशन आएगा और सरकार के लिए जो कार्यकाल इस सरकार का, उस लिहाज से वो कई अहम बिल हैं जो उनके घोषणा पत्र और एजेंडे के प्रमुख थे। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, दो बातें समझनी होती है। पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसमें डिप्लोमेसी की तरह से ही चलती है। डिप्लोमेसी में भी जैसे बैकडोर एक्सरसाइज होती है, वैसे ही पार्लियामेंट्री एक्सरसाइज में भी बैकडोर एक्सरसाइजेस होती हैं। वो मुझे लगता है पिछले सत्र में सरकार की तरफ से नहीं हुई थी। मतलब हाउस के अंदर जब बिल आ गया या कोई मुद्दा आ गया और उस पर विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं और उस पर हंगामा हो रहा है और सुनवाई नहीं हो रही, उससे काम नहीं चलता। जो मिनिस्ट्री है, उसके अलावा भी जो लोग हैं, जैसे हमारे पास और जो लोग होते हैं, पार्टी के सीनियर लोग होते हैं, वो दूसरी पार्टी के लीडर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। एक एक्सरसाइज होती है बैकडोर एक्सरसाइज, और उसके बाद उस मुद्दे को लाया जाता है। अब सरकार को ये प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि जैसे ये आयोग वाला ही मुद्दा है, मुझे लगता है वो सबसे प्रायोरिटी पर है सरकार का, और उसको पास कराने से सरकार को पॉलिटिकल फ़ायदा भी होना है और देश के लिए भी बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस भी उस पर बहुत खिलाफ नहीं जा सकती, तो क्यों नहीं ऐसे मुद्दे को कन्विंस किया जाए। पूनिया साहब का बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इस पूरे इशू पर, तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर यदि उनकी भी कोई बात है, इसमें ईगो का इशू नहीं होना चाहिए कि नेताम साहब ने जो बिल रख दिया है वही सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा नहीं है।
जनता के, क्योंकि पूनिया साहब अपने लिए या किसी और के लिए फायदे की बात नहीं कर रहे, वो भी देश की हित की बात कर रहे हैं। नेताम साहब जो सरकार जो बिल ला रही है वो भी देश के हित की बात कर रही है। तो उन दोनों से ज़्यादा बेहतर क्या निकल सकता है, वो एक्सरसाइज अगर होगी तो मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा के लिए इसके बाद आपको बहुत कम मौका मिलेगा। बिल्कुल विंटर सेशन में बता रहा हूँ, क्योंकि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम के चुनाव होंगे तो फिर वही नजर रहेगी, फिर संसद में आएगी, फिर वही चलता रहेगा। तो ये ऐसा मौका है जिसमें सरकार कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बिलों को पास करवा पाए। पुनिया सब दो चीज़ें, क्योंकि विरोधी दलों के लिहाज से, पक्ष के लिहाज से, अब जबकि ये सत्र बहुत अहम है जैसे कि कह रहे हैं विजय जी, और ऐसे में सरकार को घेर कर उन एजेंडों पर लाने की कोशिश या उन बिलों पर जिनको आप चाहते हैं कि जनहित के लिहाज से उसमें ये अमेंडमेंट या उसमें ये प्रावधान ज़रूरी हैं, उसके लिए किस हद तक झुकाव, मैं कहूँ लचीलापन, विपक्ष दिखा पाएगा? देखिए, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात हुई, तो पिछली बार भी सुझाव ये था कि जो चेयरमैन से लेके और मेंबर तक वो सब पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए, उसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं था। लेकिन सरकार की तरफ से, जैसे कि त्रिवेदी जी ने कहा कि बैकडोर कंसल्टेशन डायलॉग जो होता है, फ्लोर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो मिसिंग था, टोटली मिसिंग था। किसी ने ये आश्वासन तक नहीं दिया कि हम रूल्स में इसका प्राविधान कर लेंगे, कृपया अपना अमेंडमेंट वापस ले लें, तो वापस ले लेते, लेकिन ये नहीं किया। तो और हम उस बिल का समर्थन करते हैं, पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमने सिर्फ ये कहा कि जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित हितों की रक्षा करने की गारंटी इसमें हो तो हम पूरी तरह से इसको समर्थन करते हैं, बगैर बहस किए हुए उसका समर्थन करके पास कराने को तैयार हैं। लेकिन कोई बात करे, चर्चा करे, जो बातें रेज की हैं उसके बारे में हो। और दूसरा, एक माहौल बनता है, अभी पार्लियामेंट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन किस किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किस तरह की अमर्यादित बातें कही जा रही हैं। क्या ये एक आपस में सद्भाव, आपस में भाईचारा या एक मिल के सत्र को चलाने की भावना को बढ़ावा देता है या एक दूसरे के दुराव पैदा करता है? तो पिछली बार भी इसी तरह की बात हुई और अब की बार फिर इसी तरह की बात हुई है। हम फिर भी चाहेंगे कि जितने महत्वपूर्ण विषय हैं उसको हम उठाएं और सरकार का एजेंडा के हिसाब से भी बिल भी पास हो, ऑर्डिनेंस के ऊपर भी चर्चा हो कि आगे की कार्रवाई हो। लेकिन आपस में बात करके, चर्चा करके, आप विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहिए वो भी अलाउ हो जाए और बाकी जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो भी हो जाए। तो ये सरकार को पहल करनी होगी। ये मैं मानता हूँ कि विपक्ष की भी अहम भूमिका रहती है, लेकिन सरकार जब तक आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के जो इसके लिए पहल नहीं करेगा तब तक ये होने वाला नहीं है। और सरकार की तरफ से ये किया करता हुआ नज़र दिखाई नहीं देता है। क्या इस सत्र में जो सरकार का एक और बड़ा एजेंडा है ट्रिपल तलाक को लेकर, बिल को लेकर, उस पर कांग्रेस पार्टी कुछ आगे साथ देती हुई खड़ी होगी या फिर उसके काउंटर में मैं कहूँ, जैसे कि खबरें आ रही हैं और आप खुद कहा महिला रिजर्वेशन, वो उसके काउंटर में लेकर आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे? देखिए, वो महिला रिजर्वेशन उसके काउंटर में नहीं है, कतई काउंटर में नहीं है। ये हमारा एक आस्था का विषय है और आपको मालूम है कि बिल लेके आए थे, राज्यसभा में उसको पास कराया था, लोकसभा में भी लेके गए थे, लेकिन किस तरीके से जो भूमिका बनी, किस तरीके से जोर ज़बरदस्ती सदन को चलने नहीं दिया गया और उस बिल को लेके जो बातें चली वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, इसलिए वो नहीं हो पाया। और आज भी हमारे मानना है कि 50% आबादी के लिए अगर 30%, 33% की हम बात करते हैं तो वो हर एक को एग्री करना चाहिए, बिना किसी शर्त के एग्री करना चाहिए और उसको आगे बढ़ के करें। मैं समझता हूँ कि जो ट्रिपल तलाक की बात है उसमें खुले मन से हम चर्चा करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर हम विपक्ष को उससे बचना चाहते हों, हर विषय के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन हम ये गारंटी अवश्य चाहते हैं कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर की आपकी क्या नीति रही है, आप बैंकों की क्या स्थिति आज बन गई है, आप काला धन के लेके वो स्विस बैंक्स में धनराशि इंडियंस की बढ़ गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे।
आप महिलाओं के रक्षा सुरक्षा की बात है, वो महत्वपूर्ण है, किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, बहुत से मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा भी हो। एक कभी तय हो जाता है कि 2 दिन हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे और फिर बाकी दिन हम लेजिस्लेटिव बिजनेस करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में हो जाती है। वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो काम चलेगा। विजय जी, क्योंकि पिछले सत्र में देखा था कि अंडरस्टैंडिंग होती थी और ऐसा लगता था कई बार कि जिस भी दल को, यानी कि चाहे वो सत्ताधारी विपक्ष में हो, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई और उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग जो थी उससे बाहर आ जाता था। क्या इसकी गुंजाइश, इसकी आशंका मैं खासतौर पर कहूँ, इस बार भी ऐसी दिखती है? देखिए, आपने एक तो नब्ज पर हाथ रखा पूनिया साहब के कि आपने ट्रिपल तलाक और महिला बिल को जोड़कर एक सवाल किया पूनिया साहब से, बहुत वाजिब सवाल है। दूसरी बात है, पूनिया साहब ने एक इंडिकेशन दे दिया नेताम साहब को कि इश्यूज और नॉन इश्यूज, कि अगर नॉन इश्यूज पर चर्चा होगी तो फिर सहमति नहीं होती। दरअसल बात ही है, पिछला सेशन का एक्सपीरियंस भी है कि जब नॉन इश्यूज पर हंगामा होता है तो किस बात पर सहमति होगी? जब इशू ही नहीं है, किसी भी बात को लेकर, किसी एक बयान को लेकर किसी ने कुछ कह दिया तो उस पर क्या सहमति होगी? इश्यूज पर तो सहमति हो सकती है ना। पिछड़ा वर्ग आयोग के बिल पर जैसे पुनिया साहब कर रहे हैं, उस पर सहमति हो सकती है, ट्रिपल तलाक पर सहमति हो सकती है, लेकिन किसी एक एमपी ने, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बयान दे दिया, उस पर हंगामा हो रहा तो इस पर कोई सहमति नहीं होगी। तो इसका स्पेस तो पुनिया साहब ने पहले बना दिया है कि अभी बहुत सारे नॉन इश्यूज हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर विपक्ष के लिए इशू हो सकते हैं। ट्रिपल तलाक की बात है, उस पर कांग्रेस अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा लग रहा है। पुनिया साहब जैसा कह रहे हैं वो तो ठीक है। महिला आरक्षण बिल को लेकर जितने कांग्रेस पार्टी कंसर्न दिखा रही है, एक तो मानसून सेशन शुरू हो रहा है, उसके एक दिन पहले यदि कांग्रेस अध्यक्ष ट्वीट करे, इससे उसकी गंभीरता पता पड़ती है, या वो पॉलिटिकल मैसेज केवल देना चाहते हैं, उस पर अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल ऐसा नहीं है कि एक दिन में इस पर सहमति बन जाएगी। और क्या बाकी छोटे दलों का सपोर्ट मिलेगा? बाकी छोटे दलों का सपोर्ट मिलेगा। और फिर जैसे पुनिया साहब कह रहे हैं, राज्यसभा में ये बिल जब कांग्रेस सरकार थी, जब पास हुआ था 2010 में, उसके बाद 2014 तक, 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। उन 4 साल में कितनी एक्सरसाइज हुई लोकसभा में उस बिल को पास करने की? तो कंसर्न यदि है, क्योंकि राजीव गांधी जी ने, मुझे ऐसा याद है कि राजीव गांधी जी ने इस पर चर्चा शुरू की थी, तो उनके नेता का ये बिल था, उस पर लगातार एक्सरसाइज, लेकिन उसके बाद भी सरकार 4 साल रही, उस पर एक्सरसाइज नहीं हुई। और ये लोकसभा में भी 4 साल गुजर गए हैं। राहुल गांधी जी के लिए 32 लाख की बजाय 30 लाख महिलाओं के दस्तखत के साथ भी यदि वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते तो भी काम होता। तो वो एक पॉलिटिकल इशू की तरह से काम कर रहे हैं। नेताम साहब, आखिरी रिएक्शन मैं आपको चाहूँगा, क्योंकि विचार भी सुने और नाराज़गी वो भी है, तो नाराज़गी दूर करने के लिए कदम और हाथ बढ़ाने की कोशिश होगी, या फिर जैसा कि विजय जी कह रहे हैं कि जो नॉन इशू मसले हैं वो कहीं घेर लेंगे, उनकी छाया बड़े मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को दबा देगी? सब हमारे सरकार की थीम ही है कि सबका साथ सबका विकास। हम तो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और सर्वहारा समाज का कल्याण करने के लिए काम करने वाले लोग हैं। और ऐसे दबे कुचले पिछड़े इन वर्गों के लिए हम काम करने वाले हमारी सरकार। तो कांग्रेस को साथ लीजिए, वो करेंगे साथ नहीं ले रहे आप सदन में। अब जैसे बताए कि नॉन इशू जो मुद्दे हैं उसको इशू बना रहे हैं हाउस के अंदर, तो इसका तो कोई सलूशन नहीं है ना। इसलिए सब में कांग्रेस को शामिल नहीं करते, विपक्ष को शामिल नहीं करते। चलिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और जनता भी उम्मीद कर रही है कि जो कई सारे ऐसे बड़े मसले हैं जिन पर कानून बनना है, ऐसे विधेयक हैं जिनसे एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है, उनका भविष्य प्रभावित होता है, उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठकर चर्चा करें और जो सही दिखे उसको आगे बढ़ाने की प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। और बात आप दर्शकों की राय, सुझाव और आलोचना की। हमने कार्यक्रम किया था 13 जुलाई को पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ, और उसके बारे में संतोष पराशर मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि पाकिस्तान की राजनीतिक विषय में परिचर्चा करना निसंदेह एक सराहनीय है और देश के प्रधानमंत्री को न्यायपालिका की ओर से अयोग्य घोषित कर सजा सुनाना न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता और लोकतंत्र की जीत है। विशाल लिखते हैं महाराष्ट्र से कि हमारे पड़ोसी देशों की राजनीति इसलिए अहम है कि भारत के रिश्ते आगे पाकिस्तान के साथ कैसे रहेंगे, नवाज शरीफ की रणनीति क्या रहेगी, इनका भविष्य अब पाकिस्तान की आवाम बताएगी। तो आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय, सुझाव, आलोचना यूं ही लिखते रहिए, कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और हमारे कार्यक्रम को आप YouTube पर देखने के लिए भी लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें मेल कर सकते हैं। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।